नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं में पाठ संख्या 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कामचोर। कामचोर पाठ जो इसका शीर्षक दिया गया है, इसका अर्थ है काम नहीं करने वाले, जो काम करने से जी चुराते हैं। तो ये कामचोर शीर्षक है, ये पाठ के अनुसार उचित ठहराया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर जो पात्र हैं, ये कहानी है और इस कहानी के जो लेखिका है वो है इस्मत चुगताई जी। ये इसकी लेखिका है जिसका नाम है इस्मत चुगताई जी। तो इसमें जो लेखिका है वो जब छोटी थी उसने अपनी बचपन की कहानी को बताया है कि जब मैं छोटी थी। और यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हमें यह भी बताया गया कि संयुक्त परिवार जो होता है, हमारे पास दो तरह के परिवार होते हैं, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में बच्चों बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची जी, ताई जी, ताऊ जी, ठीक है, मम्मी पापा और सारे कजन्स हमारे जो चचेरे भाई बहन हैं। तो मतलब बहुत बड़ी हमारी फैमिली, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, जिसमें ये सभी रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कहानी है इसमें भी एक संयुक्त परिवार की बचपन की कहानी जो लेखिका ने लिखी है। लेखिका ने जब छोटी थी तो उसने बताया कि हमारा घर बहुत बड़ा था, अर्थात हमारा परिवार था वह बहुत बड़ा था। अब इसके पात्र के बारे में देखते हैं कि इस कहानी में पात्र कितने हैं। तो इस कहानी के पात्र हैं अब्बा मियाँ, बच्चे, दादी माँ, हजन माँ। वैसे इसके अंदर भेड़ भी आती है, भैंस भी आती है, मुर्गियाँ भी आती है और चाचा जी का भी मतलब चाचा जी भी अपना अहम योगदान रखते हैं। लेकिन मेन जो मुख्य हमारे पास पात्र हैं वो हैं अब्बा मियाँ, यानी कि जो लेखिका है हमारे पास में, उसके अब्बू, उसके पापा पिताजी, और उनके घर में सारे बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं, ताई जी के बच्चे हैं, या और अड़ोस जो उनके घर में मतलब बहुत बड़ा परिवार है, तो सभी बच्चे हैं। और उनके घर में बूढ़ी दादी माँ भी है, वो बहुत मतलब अनुशासन में रहना पसंद करती है, उसे अनुशासनहीन बच्चे पसंद नहीं होते। जब घर के अंदर व्यवस्था कायम होती है तो उसे अच्छा लगता है, और जब घर के अंदर तूफान सा आ जाता है और बच्चे उद्यम मचाने लगते हैं, चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, तो दादी माँ बहुत परेशान हो जाती है। हजन माँ है जो वहाँ पर बैठी हुई है, वो भी घर के एक सदस्य है, और उसके ऊपर भी मतलब जब वो बच्चे शरारत करते हैं तो शरारत का प्रभाव भी हजन माँ को झेलना पड़ता है। वैसे बच्चों इसके अंदर एक तरकारी वाली भी है, जो तरकारी अपनी सब्जी वाली जो सब्जी बेच रही थी उस समय, या उनके घर में आई हुई थी। तो लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से, कामचोर पाठ के माध्यम से हमें यह समझाया है कि हमें सभी को अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, तो हम आलस से भर जाएंगे, अर्थात हम काम से जी चुराने लगेंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर है वो लेजी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपना काम बराबर करते रहना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। और घर के अंदर जब खास करके जब संयुक्त परिवार होता है तो उस समय हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जिससे सभी काम समय पर पूरे किए जा सकते हैं। तो ये पाठ हम भाग 1 में आज पात्र और उसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और भाग 2 जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम इसका जो कहानी है हमारे पास कामचोर, उसका सारांश बताएंगे। तो अभी हम भाग 1 के अंदर जो हमारे पात्र हैं उसके बारे में जानते हैं। पात्र अब्बा मियाँ, बच्चे, दादी माँ और हजन माँ। अब बच्चे देखते हैं इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द कौन से हैं और उनके अर्थ कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये देखो बेटा शब्दार्थ, उद्यम मचाना अर्थात शरारत करना। घर के अंदर जब बच्चे उद्यम मचाते हैं, कभी चारपाई पे उछल के बैठ जाते हैं, ठीक है, कभी कमरे के अंदर दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो उद्यम मचाना होता है, यानी कि शरारत करना। फरमान एक उर्दू का शब्द है, इसके मतलब होता है, इसका अर्थ होता है आदेश, कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे या जो घर का मुखिया होता है वो घर के सभी सदस्यों को फरमान जारी करता है, आदेश देता
है। कोई भी काम करने के लिए जब वो बोलता है तो उसे फरमान या आदेश कहा जाता है। लथपथ, लथपथ का मतलब है कि सना हुआ किसी चीज से। जैसा हम बहुत कठिन काम करते हैं तो हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं, या बाई मिस्टेक गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे खून बहने लगता है और हम खून में लथपथ हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से भीग जाना। या बारिश आ रही होती है और हम बाहर निकलते हैं तो उस समय क्या होता है हमारे पास में कि पानी से पूरे हम भीग जाते हैं, यानी कि पानी से लथपथ हो जाते हैं, सन जाते हैं, भीग जाते हैं। हमारा अगला शब्दार्थ है कायल। कायल का मतलब कहता है मैं आपका कायल हो गया। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है जो हर किसी में नहीं मिलता, अपने आप में विशेष होता है और हम उसके कायल हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं। कायल का अर्थ है दीवानगी, किसी काम के प्रति अपना किसी के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होना दीवानगी होती है। उसके बाद है बेनकेल। बे मतलब बिना, नकेल मतलब बिना नकेल के, अर्थात बिना बंधन के। बच्चों आपने कभी भैंस को देखा होगा या फिर घोड़े को देखा होगा या फिर ऊँट को देखा होगा, सभी के वो एक उनके नाक में जैसे नकेल होती है ऊँट के नाक में, ठीक है, एक लकड़ी के अंदर रस्सी को पिरोया जाता है और उस रस्सी से ही हम ऊँट को अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में रखते हैं। यदि उसको हटा देंगे उस रस्सी को, उसके नाक से वो एक लकड़ी लगी हुई होती है उसको हटा देंगे तो वो बिना बंधन के हो जाएगा, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रह पाएगा। तो बेनकेल का मतलब है बिना बंधन के। बे मतलब बिना और नकेल मतलब नकेल। नकेल एक रस्सी होती है जिससे हम किसी भी जानवर को उसकी नाक में डाल करके उसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो बेनकेल का अर्थ है बिना बंधन के। फिर अगला शब्दार्थ हमारा तरकारी। तरकारी अर्थात सब्जी, जिसे हम कहते हैं तरकारी ले लो, तरकारी ले लो। तो ऐसे मतलब सब्जी बेचने वाला आता है तो वो बोलता है ताजी ताजी तरकारी ले लो, अर्थात ताजी ताजी साफ सुथरी स्वच्छ सब्जियां ले लो। तो इसके अंदर हम घर में जब संयुक्त परिवार होता है तो बहुत सारी सब्जियां बनती है, क्योंकि सभी खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हो जाती है। तो तरकारी का अर्थ है यहाँ पर सब्जी। उसके बाद है काबू। कहते हैं मैंने तुझे अपने काबू में कर लिया, या उस पर अपना काबू कर लो, वश में कर लो, कब्जा ले लो। काबू का मतलब होता है वश में करना, अपने अधीन कर लेना, अपने नियंत्रण में ले लेना। तो ये होता है काबू का वश में करना। अब हमारा अगला शब्दार्थ है, शब्द है बागी, और उसका अर्थ निकलेगा विद्रोही। जब कोई हमें काम देता है और हम काम नहीं करना चाहते, हम उसका प्रतिरोध करते हैं, वो उस काम के बदले में हम उसको गुस्सा दिखाते हैं या उस काम के नहीं करने के लिए हम खड़े होते अपनी आवाज़ लगाते हैं, तो उसे कहते हैं हम बागी, अर्थात विद्रोह करना, उस काम को करने के लिए हामी न भर करके असहमति जताना। हमारा अगला जो शब्द है कामदानी। प्यारे बच्चों अब तो मशीनी युग आ गया है। पहले तो मतलब घरेलू रोजगार होते थे, जो हमारी घर की बुजुर्ग थी, जो हमारे मतलब बुजुर्ग नहीं तो बड़ी औरतें होती थी, वो बैठे बैठे काम से मतलब हाथ से काम करती रहती थी, जिसे हम जैसे कोई भी कपड़े पे कुछ भी जैसे नमक उससे कोई भी कपड़े पे वो कढ़ाई का काम करने लग जाती थी, या फिर बंधनवार जो दरवाजे पे लगाई जाती वो मतलब अर्थात काम से हाथ से जो काम किया जाता है, जैसे सिलाई का काम करने लग गए थे सुई धागा लेके, तो वो होता है कामदानी। उसके बाद है दबेल। कहते हैं दबेल दब्बू प्रवृत्ति का, अर्थात जो कभी अपना रिएक्शन देता ही नहीं है, सब कुछ सहन करता रहता है, वो होता है दबेल। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पाठ जो कामचोर, उसका अर्थ और उसके शब्दार्थ थे। अब हम भाग 2 के अंदर उस पाठ का सारांश जानेंगे कि उस पाठ में जो हमारा पाठ है कामचोर है, उसका शीर्षक के अकॉर्डिंग क्या कहानी बताई गई है। तो अभी हम भाग 2 में आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आपने वीडियो भाग 1 में पाठ का शीर्षक के बारे में जाना, उसके शब्दार्थ के बारे में जाना। अभी मैं आपको उस पाठ का सारांश बताऊंगी कि जो ये पाठ है हमारा कामचोर अर्थात काम न करने वाले, काम से मन चुराने वाले बच्चे जो हैं घर में, संयुक्त परिवार है, ये संयुक्त परिवार की कहानी है और जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं और नौकर चाकर काम करने वाले भी हैं। अमीर घर है। जो लेखिका है उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने संयुक्त परिवार के बारे में बताया है कि इस घर के अंदर जो हमारे पाठ में भी बताया था कि अब्बा मियाँ घर के सबसे बड़े मुखिया उनके अब्बा मियाँ हैं। अब्बा मियाँ ने देखा कि सारे बच्चे घर के अंदर उद्यम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, तो
तो बड़े मियाँ ने, जो अब्बू मियाँ हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया, आदेश दिया कि सभी बच्चे अपना अपना काम करेंगे, क्योंकि वो घर पे खाली रहते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं और आलसी भी होते जा रहे हैं, काम चोर भी होते जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मन के अंदर एक निर्णय लिया कि यदि ये बच्चे काम करेंगे तो ये स्वस्थ भी रहेंगे और मोटे भी नहीं होंगे और घर के अंदर कोई भी शरारत नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके अब्बू मियाँ ने एक आदेश जारी किया कि सभी बच्चे अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के साथ शरारत नहीं करेगा। लेकिन जो उनके घर में दादी माँ है, बुजुर्ग है, वो कहती कि मुझे नहीं लगता कि ये सभी अपना काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर सारे बच्चे शरारती थे, सब शरारत से भरे हुए थे। तो काम करने लगे तो वो इतने ज़्यादा ऊधम मचाए, उन्होंने भाग दौड़ की कि घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंक दी, या पूरा घर था वो अस्त व्यस्त हो गया था। बेटा, जब उसके बाद में जो अब्बा मियाँ हैं, उन्होंने फिर से एक आदेश जारी किया कि आप लोगों को 3 काम करने हैं। सबसे पहला कि दरी को साफ करना है, यानी कि दरी को धोना है, उसके बाद में आंगन साफ करना है और पौधों को पानी देना है। तो बच्चों को इतना मतलब मैनर्स, अर्थात उनको इतना तरीका या पता नहीं था, ज्ञान नहीं था कि वो दरी कैसे धोई जाती है या कैसे साफ की जाती है। तो उन्होंने, बच्चों ने मिल करके दरी को चारों कोनों से पकड़ा और उसको ऐसे ऐसे ऊपर उछालने लगे। और एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने या 3 बच्चों ने, उनके घर में बहुत सारे बच्चे थे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और दरी पे डंडे बरसाने शुरू कर दी। जैसे ही दरी पे डंडे गिरे तो उसमें से धूल उड़ करके पूरे कमरे में भर गई और नीचे फर्श पे भी बैठ गई, क्योंकि धूल उड़ती है तो वो नीचे फर्श पर जाकर जम जाती है। तो ऐसा जब बच्चों ने धूल उड़ानी शुरू कर दी, जब उसको दरी को कूटने लगे तो दादी माँ को गुस्सा आ गया और दादी माँ ने कहा कि जब मिट्टी ज़्यादा हो तो वहाँ पर पानी डाल देना चाहिए, जिससे मिट्टी उड़ेगी नहीं। तो बच्चों ने क्या किया, दरी के ऊपर ही पानी डाल दिया, जिससे दरी है वो पूरी तरीके से कीचड़ से सन गई, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी थी और पानी डाल दिया, ऊपर से वो कीचड़ बन गया और कीचड़ के अंदर दरी सन गई। अब वो ये काम छोड़ करके दूसरा काम करने लगे, चलो झाड़ू से साफ कर देते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उनके घर के अंदर 2 ही झाड़ू थी, या 1 ही झाड़ू थी या 2 झाड़ू थे, बस, उसके अलावा नहीं थी, क्योंकि सारे नौकर अब्बा मियाँ ने छुट्टी पर भेज दिए थे कि हमें बच्चों से काम करवाना है, आप थोड़े दिन आराम कर लीजिए। तो अब दोनों झाड़ू लेने के लिए जैसे ही बच्चे दौड़ते हैं तो वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और ऊधम मचाने लग जाते हैं, और इतना झगड़ा करते हैं कि वो झाड़ू के एक एक सीख आपस में पूरे आंगन में फैला देते हैं और झाड़ू भी निकाल नहीं पाते हैं। और फिर आखिर में बात आती है कि पौधों में पानी डालने की। तो सभी वहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं कि कोई जग ले रहा है, कोई पतीला ले रहा है, कोई गिलास ले रहा है, कोई मटका ले रहा है, कोई तसला ले रहा है, कोई लोटा ले रहा है, और सारे जाके नल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नल से में पानी आ रहा होता है, वहाँ से उन्हें पानी भर के पौधों को पानी देना होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, वो इतने शरारती हैं, इतने उद्यम मचाने वाले हैं, इतने जल्दबाजी करते हैं कि वो कहता है ठूठी पे पहले मुझे पानी लेना है, दूसरा बच्चा बोलता है मुझे पानी लेना है। इस तरीके से वो ऐसा मतलब वहाँ पे द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है, ऐसा झगड़ा होने लग जाता है, और बूंद की एक पानी की एक बूंद भी किसी के बर्तन में नहीं जाती है और पौधों में पानी भी नहीं दिया जाता है। इसके बाद में बच्चों ने सोचा कि चलो दरी भी गंदी हो गई, झाड़ू भी हमारी बिखर गई और पौधों में पानी भी नहीं दिया जा रहा। तो उनके पापा आए, जो बड़े मियाँ थे, अब्बा मियाँ आए। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपना काम उचित रूप से नहीं करोगे तो शाम को, आज रात को आपको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सोच करके बोला जो काम अच्छा करेगा उसको बदले में हम तनख्वाह भी देंगे, तनख्वाह मतलब पैसे भी देंगे, ठीक है। तो ऐसा जब बच्चों ने सुना तो पैसे के लालच उनके मन के अंदर आ गए, रोज जल्दी जल्दी काम समाप्त करना चाहते थे ताकि रात को आराम से खाना भी खा सके और साथ में अपने पैसे भी ले सकें। लेकिन बच्चों यहाँ पर उनको, क्योंकि वो इतने शरारती थे, उद्यमी थे कि किसी का कहना ही नहीं मानते थे और सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे। अंत में उन्होंने सोचा कि और कुछ नहीं तो चलो ये मुर्गियाँ घूम रही है, इनको दड़बे में भेज दिया जाए। दड़बा मुर्गी के रहने का स्थान होता है, तो वो सारे
क्या करते हैं कि डंडी उठाते हैं और मुर्गियों को हाँकने लग जाते हैं। लेकिन मुर्गियां भी बहुत शरारती है, वो उनके नियंत्रण में नहीं आती है और मुर्गियां इतनी छलांगे लगाती है, छलांग लगा जाती है कि वो पूरे कभी पलंग पे कूदती हैं, कभी नीचे जो चारपाई बिछी हुई थी उस पे कूदती हैं, कभी यहाँ तक कि दादी ने खाने के लिए खीर की कटोरी रखी थी, एक मुर्गी तो उस खीर की कटोरी के अंदर अपना पैर रख के छलांग लगाकर आगे चली गई, जिससे वो जो कामदानी काम चला हुआ था, जो फर्श के ऊपर जो काम कर रहे थे, हाथ से काम कर रहे थे, उस पर भी उसके निशान, मुर्गी के पैरों के निशान छप गए। क्योंकि बेटा वो मुर्गी पहले किस में गिरी थी? खीर के अंदर। तो खीर में जो वो गिरी थी तो खीर से सन गई थी, अर्थात खीर से वो उसके लग गई थी और जैसे उसने अगला कदम कपड़े पे रखा था वो कपड़े भी गंदे हो गए। यहाँ तक कि एक मुर्गी तो ऐसे कूदी कि जो दादी माँ है वहाँ तक भी उस खीर की छींट चली गई और दादी को बड़ा गुस्सा आया और दादी माँ कहने लगी कि ये बच्चे कभी भी आराम से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो दड़बे में लेके जाते हैं तो सारा घर मुर्गियाँ इधर उधर घूमती है, बच्चे भी उनके पीछे घूमते हैं, तो पूरा जो चारपाई पे बिछी हुई चादर है वो भी मतलब उल्टी पुल्टी हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि बेटा जो घर की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आगे उनको भेड़ों को सूप पिलाना था क्योंकि सभी को रात को खाने की चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया था कि यदि आप अपना काम उचित रूप से नहीं करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोच करके वो भेड़ों को सूप पिलाने लगे। तो भेड़ें इतनी भूखी थी, वो सूप पीने के लिए अपना आप दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते एक भेड़ तो इतनी नाली के पास जाके गिरी कि जो नाली में कीचड़ भरा हुआ था उसकी छींट हज्जन माँ के मुंह पर लगी और हज्जन माँ को भी बहुत गुस्सा आ गया और पूरा घर यानी कि कभी चारपाई के नीचे, कभी उधर, कभी बर्तनों के पास में फिर से भेड़ को सूप पिलाने के लिए, क्योंकि भेड़ भूखी थी, वो सूप पीना चाहती थी, वो दाना खाना चाहती थी और वो बच्चों के नियंत्रण में नहीं आई। इस तरीके से फिर बच्चों ने आराम से सोचा कि हमसे कोई भी काम आराम से नहीं हो पा रहा और वो फिर से मतलब एक तरीके से खुद को भी गंदा महसूस किया, खुद भी कीचड़ के अंदर सने हुए थे। तो रात के समय जब अब्बा मियाँ आए, घर पर आए, तो उन्होंने उन बच्चों को नहलाने के लिए बगल में यानी कि पड़ोस में रहने वाले जो घर में नौकर थे उनको बुलाया गया और उन बच्चों को नौकरों के द्वारा नहलाया गया। ये सब सोच करके बच्चे बोले कि अब हम नहा तो लिए लेकिन हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ। अंत में वो देखते हैं कि भाई भैंस का दूध निकालना है। वो सभी कोई बाल्टी लेके जाता है, कोई भगोना लेके जाता है, कोई पतीला लेके जाता है, कोई गिलास लेके जाता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उन्हें अपना काम उचित रूप से करना नहीं आ रहा है। हमारा इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बच्चे जाते हैं तो क्या करते हैं कि कोई एक थन का दूध निकालने लग जाते हैं। जब वो क्या करते, भैंस की आगे या पीछे वाली टांग को बांध देते हैं रस्सी से। क्यों? क्योंकि जब वो दूध निकालने लगते हैं तो भैंस है ना बार बार जोर जोर से लात मारने लगती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे उसका दूध निकाले और लात मारने से बाल्टी भी गिर जाती है। एक ने जो पतीला रखा हुआ था वह भी जो भैंस की लात मारने से उल्टा गिर चुका था। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भैंस, फिर उन्होंने बच्चों ने एक उपाय सोचा, रस्सी लेके आए, दोनों पैरों को जो चारपाई वहाँ पे डली हुई थी उस चारपाई पे उनके चाचा जी सोए हुए थे और चारपाई से उसके पाए से बांध दिया ताकि भैंस बार बार लात न मारे। फिर दूध निकालने लगे। अब आगे वाले पैर बांधने की कोशिश करने लगे कि आगे वाले पैर बांध देंगे भैंस के तो भैंस आराम से एक जगह खड़ी रहेगी, लेकिन भैंस अचानक से वहाँ से उछलकर कूदकर भागने लगी। तो जैसे जैसे भैंस भागने लगी वैसे ही जो भैंस की टांग से खाट की चारपाई का जो पाया बंधा हुआ था वो चारपाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, क्योंकि वो दोनों का आपस में बांधा हुआ था। भैंस की जो पिछले पैर थे, टांग थी उनको और चारपाई को। और चारपाई पे कौन सोए हुए थे? चाचा जी। आगे आगे भैंस भागी जा रही है, पीछे पीछे चारपाई मतलब दौड़े जा रही है चारपाई पे चाचा जी। चाचा जी को ऐसा लग रहा है जैसे सपनों में कोई तूफान आ गया हो, क्योंकि अचानक से भैंस जोरों से भागने लगी तो चाचा जी की खाट भी जाने लगी और खाट के ऊपर चाचा जी लेट रहे थे। तो चाचा जी को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि उसकी भैंस की जो टांग बांधी हुई उसकी रस्सी उनकी चारपाई के पाए से भी बंधी हुई है। इसलिए उन्होंने फिर बच्चों ने उसके साथ में उसके बछड़े को भी छोड़ दिया। जब बछड़े को देखा तो भैंस वहां आकर रुक जाती, क्योंकि बेटा जैसे हर
कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, जैसे माँ अपने बच्चे से, तो बछड़े की जो माँ थी वो भी अपने बच्चे से बेहद प्रेम करती है। वो खड़ी हो जाती है अपने बच्चे के पास में और बच्चा आराम से अपनी माँ का दूध पीने लगता है। तो बच्चे भी जब बछड़ा दूध पी रहा होता है वहाँ पर फिर से जा करके दूध निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा वहाँ पर जो बछड़ा पी रहा होता है, बच्चे शरारती हैं, उनको निकालने का पता नहीं होता। तो आधा दूध जमीन के अंदर जा रहा है, आधा दूध है वो उनके कपड़ों पे फैल रहा है। इस तरीके से मतलब पतीले और बाल्टी में दूध की संख्या मात्रा कम थी और उनके बच्चे जो निकालने वाले थे उनके कपड़े और मिट्टी जो नीचे धरती थी वो पूरी तरह से दूध से भीग गई थी। तो अंत में दादी ने कहा, दादी को बहुत इतना सब कुछ अस्त व्यस्त देखा कि पहले किससे हुआ, पहले भी दरी से उन्होंने कीचड़ मतलब बना दिया था, फिर उन्होंने झाड़ू को भी फैला दिया था, उसके बाद में उन्होंने मतलब मुर्गी पौधों को पानी भी नहीं दिया था, नल का पानी वैसे ही बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो वहाँ नल पर जाकर लड़ाई करने लग गए थे, ऊधम मचाने लग गए थे, शरारत करने लग गए थे, पौधों को पानी भी नहीं मिला। उसके बाद में मुर्गियों को दड़बे में ले जाने लगे तो मुर्गियां भी सारी भाग चुकी थी, भेड़ों को सूप पिलाने लगे तो वो भी उनके नियंत्रण में नहीं आई थी। कहने का अभिप्राय ये कि उनसे कोई भी काम सफल रूप से पूरा नहीं हो पा रहा था। और अंत में जब भैंस की बारी आई तो भैंस के साथ में तो उनकी चारपाई भी टूट जाती है, घर के और बर्तन भी टूट जाते हैं। और ये तो शुक्र होता है कि भैंस को कहीं लगी नहीं होती है, चाचा जी को भी कहीं नहीं लगती है, चाचा जी भी सुरक्षित वहाँ से चारपाई से उतर जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ देख करके दादी माँ को अनुशासन प्रिय था, घर में अच्छे से सब कुछ व्यवस्था से बने रखे वो उनको अच्छा लगता था। लेकिन अभी जो घर का पूरा माहौल था वो बड़ा ही अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था। तो ये सब देख करके जो दादी माँ थी उनको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि या तो इस घर के अंदर ये सारे बच्चे रहेंगे या फिर मैं रहूँगी, या तो इन बच्चों को यहाँ से निकाल दो या फिर इस घर से मैं निकल जाती हूँ। ऐसा उनका कहने से, गुस्से में आकर बोलने से जो उनका बेटा था यानी कि अब्बा मियाँ वो समझ जाता है और वो बच्चों से कहता है कि आप सभी एक जगह स्थिर रूप से बैठ जाइए, आप कोई भी काम आराम से नहीं कर पाएंगे, आपको काम करने का अंदाजा नहीं है कि कैसे काम किया जाता है, आपको कोई भी काम नहीं करना है, नौकर वापस बुला लिए जाएंगे और नौकर ही आपका काम करेंगे। तो ये थे हमारे पाठ की। और दादी माँ अंत में खुश हो जाती है क्योंकि सारा काम फिर से सुव्यवस्थित रूप से होने लगता है और घर में शांति का माहौल भी बन जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 10 कामचोर, जिसमें बच्चों को काम न करने के लिए मतलब बताया, बच्चे काम नहीं कर पाते हैं, कैसे असफल हो जाते हैं। तो ये जो लेखिका इस्मत चुगताई, उन्होंने अपने बहुत बड़ा उनका परिवार है उसके बारे में वर्णन किया है कि किस तरीके से बच्चे शरारत करते हैं और कैसे वो घर के सारे मतलब व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें एक शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है कि सभी को अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि सभी मिलकर के आराम से अपना अपना काम समय पर करेंगे तो घर के अंदर व्यवस्था भी बनी रहेगी, आपसी प्रेमचारा भाईचारा भी बना रहेगा, इससे घर के अंदर मतलब सुख शांति भी बनी रहेगी और बुजुर्ग लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। क्योंकि यदि हम घर में बैठे और दूसरा हमारा काम कर रहे हैं तो हम आलसी होते जा रहे हैं, बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं, बैठे बैठे हम सभी कामचोर होते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। उससे जैसे ही आप अपना काम करोगे, मम्मी पापा की मदद करोगे तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। अपना काम तो अपने आप करना ही है, बल्कि साथ में मम्मी जी के साथ में या पापा जी के साथ में, दादाजी के साथ में, दादी जी के साथ में, जिसके साथ भी आपका हो सके, जो भी आपके परिवार में रहने वाले लोग हैं, हमें सबके साथ मिल करके काम करना चाहिए। जब सब मिल करके काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये था इस पाठ का सारांश। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। एक बार आप सभी से अनुरोध है कि इस पाठ को आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका है और प्रक्षेपण पत्र है आपको मिल जाएगा। बेटा, असाइनमेंट आप फेयर नोटबुक में यानी कि उसकी जो जांच कॉपी है उसके अंदर करना है, और जो वर्कशीट अर्थात कार्य पत्रिका आपको दी जाती है उसको आप अभ्यास जो पुस्तिका लगाई हुई है उसके अंदर करेंगे। आशा करती हूँ आप अपना काम अच्छे से करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे